अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन है स्ट्रेन एनर्जी का हमारे पास, कि जब हम किसी वायर को खींचते हैं तो प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट तक हम उसमें कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो हम ग्राफ बनाएंगे इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक, क्योंकि यहाँ से ग्राफ बनाएंगे वो ट्रायंगल बनेगी, इससे आगे यहाँ से ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ये ट्रेपिज्म बन जाएगा, तो वो बात और तरफ चली जाएगी। तो जैसे बुक वाले ने ट्रायंगल यूज़ की है, हम भी ट्रायंगल ही यूज़ करते हैं। कि सपोज़ कर लेते हैं कि हमने प्रोपोर्शनल लिमिट तक यहाँ तक बात की कि हम इसे एक वायर को एक्सटेंड किया और इसकी लेंथ में चेंज लेकर आए, हम L1 चेंज लेकर आए F फोर्स लगा के। ये पॉइंट था O, ये पॉइंट था E A और ये पॉइंट था E। तो L1 चेंज लेकर आए लेंथ में हम F फोर्स लगा के, तो जो वर्क है वो बराबर होता है इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAE। तो वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस है ये L1 है और जो हाइट है वो है F। अब हमने, क्योंकि हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी का है ये चैप्टर, तो हमने F को E की फॉर्म में लेके आना है। तो हमें पता है कि इलास्टिसिटी बराबर होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो जो हमारे पास स्ट्रेस ओवर फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये लेंथ में चेंज है, ये ओरिजिनल लेंथ थी। यहाँ से हमने F को सेपरेट कर लिया तो F इसके इक्वल निकला। इस F की जगह पे जब हमने इसको पुट किया तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया वर्क का। यही वर्क जो इस वायर में स्टोर है किया हुआ है वो इन दी फॉर्म ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है, और ये हमारे पास मैथमेटिकली रिलेशन आ गया इसका। यहाँ तक ये छोटा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमने करना है। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं, वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। तो मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब दोबारा से मैं इसको एक रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो निकल जाए। एनर्जी बैंड थ्योरी मैंने आपको बताया था कि जो कोई सिंगल एटम होता है इसके ऊपर कोई भी दूसरा एटम इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता, ये होता है आइसोलेटेड एटम। और जो इसके एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जैसे ही हम सॉलिड में आते हैं तो सॉलिड के अंदर तो पैकिंग होती है, बहुत सारे एटम होते हैं, तो फिर एक सिंगल एटम बहुत सारे दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, जिससे दूसरे एटम उसको खींचते हैं। तो उसका जो शेल होता है किसी भी सॉलिड में, जो शेल है वो शेल आगे फिर फैल के सब शेल्स में डिवाइड हो जाता है। इन सब शेल्स के अंदर छोटे छोटे एनर्जी स्टेट्स बन जाते हैं। इन एनर्जी स्टेट्स को हम एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं। इन एनर्जी लेवल्स में से जो लोअर एनर्जी लेवल्स का एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है, उन्हें हम बोल देते हैं वैलेंस बैंड। जो ऊपर एक सब शेल्स का एक सेट होता है उसे हम बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। और दरमियान में बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स ऐसी होती हैं जो खाली होती हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई मटेरियल इंसुलेटर है तो उसमें ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता और कंडक्शन नहीं होती। क्योंकि कंडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ऊपर वाले बैंड में होना ज़रूरी है, कंडक्शन बैंड के अंदर। और इंसुलेटर्स में ये जो ऊपर वाला बैंड है ये खाली होता है, और जो नीचे वाला है ये मुकम्मल तौर पे फिल होता है, और ऊपर कोई जाता भी नहीं है, इसलिए कंडक्शन हो ही नहीं पाती। जो होते हैं सेमी कंडक्टर, उनके अंदर ये गैप थोड़ा होता है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जा सकता है। तो इनके अंदर ये भी जो है ये भी पार्शली फिल्ड होता है और ये भी पार्शली फिल्ड होता है, मुकम्मल तौर पे फिल नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं। एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हो सकता है, ये 1 का होता है बस। तो इनमें एनर्जी गैप थोड़ा है। इन्हें हम ठंडा करते जाएं सेमी कंडक्टर को तो इनके इलेक्ट्रॉन नीचे स्टे कर जाते हैं
और ये इंसुलेटर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इन्हें हम गर्म करें, इलेक्ट्रॉन जंप लगा के ऊपर पहुंचना शुरू कर देते हैं और ये कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरा आता है कंडक्टर। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनमें गैप होता ही नहीं। ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये नीचे आ गया वैलेंस बैंड, ये ऊपर है कंडक्शन बैंड, और दरमियान में गैप होने की बजाय ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो फिर कंडक्टर के अंदर भी कंडक्शन और जो वैलेंस बैंड है ये पार्शली फिल्ड होते हैं। याद रखना है ये कभी खाली नहीं हो सकता, ये कभी मुकम्मल फिल नहीं हो सकता, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये छोटा रफ एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कल, तो ये उसका मैंने किसी को अगर समझ नहीं आया तो ये मैंने दोबारा से रफली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछा जा सकता है। सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? अगर हम पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप को देखें, उसमें हमें एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम नज़र आता है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों मटेरियल्स कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं की गई होती, तो तब ये कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और क्योंकि ये 4th ग्रुप के अंदर आते हैं, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। और अगर हम इनको खालिस ना रहने दें बल्कि इनमें हम मिलावट कर दें, तो फिर ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स। खालिस हों तो इंट्रिंसिक, मिलावट कर दी जाए तो ये इनका नाम बदल जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और जो मिलावट है उसको हम बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में डॉपिंग। डॉपिंग या तो मिलावट हम तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स की करते हैं या हम 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स की करते हैं। यानी कि हमने 4th ग्रुप के एलिमेंट्स के सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ अगर मिलावट करनी पड़े, उनको इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाना पड़े, तो उनमें हम मिलावट करेंगे। मिलावट करने के लिए जो एलिमेंट लेके आएंगे या वो तीसरे ग्रुप से लेके आएंगे या वो 5वें ग्रुप से लेके आएंगे। मैंने दो नाम लिखे हैं। तीसरे ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, ये एलिमेंट्स हो सकते हैं। और मिलावट करनी कितनी है? मिलावट मैंने एग्जांपल दी है आटे में नमक। जैसे कि आटे में नमक का होता है, नमक की क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है। इस तरह से जब हम मिलावट करते हैं तो हम इस प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 10 लाख एटम लेते हैं और उन 10 लाख एटम में सिर्फ एक एटम हम इस मिलावट का, इस डॉपिंग का डाल देते हैं, जिससे ये नया हमारे पास इंट्रिंसिक से बदल के बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 10 लाख का मतलब है 10⁻⁶। ये बोर्ड में MCQs भी आ सकता है कि कौन सी रेशो होती है, तो वो होती है 10⁻⁶/1। इतनी रेशो में डॉपिंग की जाती है कि 10 लाख एटम होते हैं खालिस सिलिकॉन या जर्मेनियम के, और उसके अंदर हम एक एटम डालते हैं तीसरे ग्रुप के एलिमेंट का या 5वें ग्रुप के एलिमेंट का। अब हम तीसरे ग्रुप के एलिमेंट डालेंगे, फिर क्या होगा? 5वें के एलिमेंट डालेंगे, फिर क्या होगा? तो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बदल जाएंगी अगर हम दोनों को ऐड करेंगे बारी बारी। तो देखें, अब इस जो डॉप्ड सेमीकंडक्टर है, इनको हमने नाम दिया हुआ है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैंने एक ना 5वें ग्रुप का फास्फोरस सिलिकॉन्स के दरमियान में रख दिया, इन खालिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दरमियान में रखा है। तो जैसे रखूँगा तो हमें पता है कि सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। सिलिकॉन अपने 4 बॉन्ड ये यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा। जैसे ही सिलिकॉन अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा तो अब फास्फोरस की बारी है। फास्फोरस 5वें ग्रुप के एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो जब ये बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का बाकी बच गया जिससे ये बॉन्ड नहीं बना पाया और वो यहाँ पर आ गया। इसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन अब इस पूरी क्रिस्टल में भागता फिरेगा और यही चलाएगा करंट। तो इस पूरे मटेरियल के अंदर जो करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो आ गई है इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। इसलिए हमने इस पूरे नए बनने वाले मटेरियल का नाम रखा हुआ है
एन टाइप मटेरियल। कुछ लोग समझते हैं कि शायद एन का मतलब नेगेटिव है, तो इस मटेरियल के ऊपर चार्ज भी नेगेटिव है। तो एक बात अंडरस्टैंड कर लें कि हमने फास्फोरस का एटम सिलिकॉन्स के एटम में ऐड किया है। एटम न्यूट्रल होता है और एटम को एटम्स में ऐड कर रहे हैं, तो हमारा नेट जो रिजल्टेंट है वो भी न्यूट्रल ही रहेगा। फिर हमने ये एन टाइप क्यों नाम दिया है? हमने नाम इसलिए एन टाइप दिया है कि इस न्यूट्रल स्ट्रक्चर के अंदर जो करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है वो इस इलेक्ट्रॉन ने ले ली है। तो जिस एलिमेंट ने और जिस इलेक्ट्रॉन ने करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है इसके अंदर, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस बेस पर हमने इसको नाम दिया हुआ एन टाइप मटेरियल। वरना ये पूरे का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये ओवरऑल न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। अगर हम फास्फोरस की बजाय एल्यूमिनियम ऐड कर देते तो फिर क्या होता? एल्यूमिनियम ऐड करने से भी जो सिलिकॉन है ये तो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, लेकिन जब एल्यूमिनियम की बारी आएगी तो ये 1, 2 और 3 बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन यहाँ वाला बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही ख़त्म हो गए हैं। वो तीसरे ग्रुप के एलिमेंट था एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर एक खाली जगह बच जाएगी। इस खाली जगह को फिजिक्स में होल कहा जाता है। और होल क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी है, इसलिए हमने इसको सपोज टू बी पॉजिटिव, सचमुच पॉजिटिव नहीं, सपोज टू बी पॉजिटिव, तो हमने इसको सपोज पॉजिटिव है, सपोज पॉजिटिव। इस बेस पर इस पूरे स्ट्रक्चर का हमने नाम रखा हुआ होता है पी टाइप मटेरियल। तो इसके अंदर जो करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होल के पास है। होल क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी है, खाली वैकेंसी, जहां इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकता है आगे। और ये सपोज्ड पॉजिटिव है, एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं है। ये पूरी की जो पूरी क्रिस्टल है ये एक्चुअल में न्यूट्रल है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। कि हमने नाम पी टाइप एन टाइप सिर्फ इस बेस पर दिया होता है कि इनके अंदर जो करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन ले रहा है। अब हमने इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया और इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्रैवल करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और जो होल हैं वो ट्रैवल करते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसलिए हमने इनको नाम दे दिया हुआ पॉजिटिव। अब क्वेश्चन बनता है अभी कैसे ट्रैवल करते हैं ये होल? तो देखें उस टाइम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर है एक होल, खाली जगह है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो होल कहाँ जनरेट हो जाएगा? यहाँ पे। तो नए स्ट्रक्चर में होल कहाँ पर आ गया? इधर। इलेक्ट्रॉन कहाँ अकोमोडेट हो गया? इधर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर अकोमोडेट हो जाए तो होल कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं बाकी। और अगर ये इसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहे हैं तो होल कहाँ चला जाएगा? इधर। तो अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से बन जाएगा। और अगर ये इधर आ गया अकोमोडेट हो जाए तो होल यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो होल है वो पहले नीचे था और अब आ चुका है टॉप पे। तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट ट्रैवल करता है होल, इसलिए हमने इसको सपोज टू बी पॉजिटिव चार्ज नाम दिया हुआ होता है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं।